नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। मैं जोधपुर की पावन धरा से वीरेंद्र सोलंकी आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, और अपनी MCQ टेस्ट सीरीज जो चल रही थी उसके अगले क्रम में बायोलॉजी का एक टॉपिक कोशिका हो गया, एक टॉपिक उत्तक हो गया, तीसरा टॉपिक है पाचन। ठीक है, इसको लेकर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, लगभग 45 या 48 क्वेश्चन है, तो अपन शुरू करते हैं बिना समय गवाए। साइलेंट है, ओके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहली बात देखो रे, ये एक मैंने 10वीं की किताब से ये एक फोटो उठाई है। इसको आप लोग थोड़ा सा है ना, जब आप देखो ना इसको तो थोड़ा सा फोन को तिरछा करके देख लेना, आपको दिख जाएगा। ये लिखा हुआ है विभिन्न अंगों द्वारा स्रावित पाचक रस और उनके कार्य हैं। ठीक है, कोशिश तो करी थी मैंने काफी कुछ। ठीक है ना, अब देखो पाचन रस को स्रावित करने वाले ये तो अंग है, ये इन अंगों के द्वारा स्रावित एंजाइम है, इनके कार्य और इसका कार्यस्थल। इस सारणी को अच्छे से एक बार याद कर लेना रे। मतलब आपके कोई भी हार्मोन एंजाइम का जो भी सवाल है ना, वो आपके सही हो जाएगा सिर्फ इसी से। ठीक है ना, तो इसको एक बार ध्यान रखना। वैसे मैं बता चुका हूं जब थ्योरी मैंने करवाई थी सब कुछ, तो एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान आप लोग रखना। ठीक है, और एक चीज इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, अग्नाशय है और इसको मैंने ये जो आपकी PDF है जो मैंने लिखा था उसी में से मैंने फोटो खींच के एक बार वापस लगाई है। इसको भी आप लोग एक बार ध्यान से देख लेना, याद कर लेना अच्छे से। ठीक है ना, अब अपन शुरू करते हैं। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पाचन को परिभाषित करता है। देखिए पहला सवाल क्या दे रखा है, निम्न में से कौन पाचन को परिभाषित करता है। ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज का लैक्टोज में बदलना। ठीक है, डाइग्लिसराइड का वसा में बदलना और माल्टोज का ग्लूकोज इकाई में बदलना। तो पाचन के अंदर क्या होता है रे, पाचन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लूकोज में बदलते हैं। मतलब जो भी है अंतिम उत्पाद उसका ग्लूकोज होता है। ठीक है ना, अभी जो माल्टोज है ना, ये माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है। क्या है, डाइसैकेराइड। माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड। और जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड। क्या है, मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, माल्टोज का ग्लूकोज इकाई में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाचन। ये पाचन की एक तरह से क्या होगी, परिभाषा। अच्छे बड़े क्वेश्चन टाल के लाए और अच्छे से इनको भी पढ़ लिया ना, तो भी आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी और आप कंफ्यूज नहीं होगे एग्जाम्स के अंदर। ठीक है ना, ध्यान रखना कि माल्टोज का ग्लूकोज इकाई में बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। पूछा अपन से क्या है, पाचन ही पूछा है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना माल्टोज को ग्लूकोज में। और एक चीज और, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता कौन है, ये भी ध्यान रखना, माल्टेज बदलता है ना। कौन बदलता है, माल्टेज बदलता है। वो भी जो पीछे सारणी थी ना, वहां सब लिखा हुआ है। कौन बदलता है, माल्टेज बदलता है। नंबर 2 देखो भाई, ये कह रहा है मानव पाचन में पोषण प्रक्रिया में कौन सा पद शामिल नहीं है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन और अमोनीकरण। एक बात बताओ रे, अंतर्ग्रहण से लेकर उत्सर्जन तक, ठीक है, विभिन्न अंगों का समूह एक तंत्र के रूप में कार्य करता है जिसको पाचन तंत्र कहते हैं। दूसरी की किताब में परिभाषा है ये। तो अंतर्ग्रहण से लेकर उत्सर्जन, ये सब के सब है रे, ये सब के सब किसके हिस्से हैं, पोषण प्रक्रिया के। अमोनीकरण अपन ने पढ़ा ना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, उसमें एक पार्ट था अमोनीकरण, अगर याद हो आप लोगों को तो अमोनीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नंबर 3, दिख रहा है। चलिए, यह कह रहा है निम्न में से कौन सी विशेषता मानव दांतों की नहीं रही। द्विबारदंती बताया था, 2 बार दांत आते हैं। गर्तदंती की दांतों का मसड़ों के अंदर स्थित होने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, गर्तदंती कहते हैं। विषमदंती, ऐसा कुछ नहीं होता रे। ठीक है, तो विशेषता नहीं है, तो यही उत्तर हो गया। नंबर 4, मानव में दांतों की संख्या कितनी होती है। अब कुछ नहीं कहा ना रे, ठीक है, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन दांतों की संख्या पूछा है। तो देखो 12, 28, 20, 32, ये तो क्या है, स्थायी दांत है। स्थायी, अगर पर्टिकुलर पूछता ना दूध या तो 20 होता, नहीं पूछा तो स्थायी ही पूछा है।
ठीक है, ये कौन से रे, दूध या दांत, कैसे दांत, दूध या दांत। तो ध्यान रखना मानव में स्थायी दांतों की संख्या, स्थायी पूछा ना रे, 32 हो गया। तो स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। और दूध या दांतों की संख्या, दूध या दांतों की संख्या कितनी होती है भाई, 20 होती है। ठीक है, ओके। पांचवा क्वेश्चन देखो रे, निम्न में से किसके द्वारा रासायनिक पाचन नहीं होता रे, पित्त रस, जठर रस, अग्नाशय रस और सक्कस एंटेरिकस, ये आत्र रस होता रे। कैसा रस, आत्र रस। अब एक बात बताओ, पित्र रस, पित्त ये क्या करता है, इमल्सीकरण करता है। क्या करता है, इमल्सीकरण करता है। किसका इमल्सीकरण करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण क्या होता है कि वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, तो इसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन हुआ क्या, ये तो यांत्रिक पाचन हो गया। रासायनिक पाचन कहां हुआ, कौन सा पाचन है, यांत्रिक। ध्यान रखना इसमें कोई भी एंजाइम काम में नहीं आता, इसमें कोई भी एंजाइम काम में नहीं आता, इसलिए ये क्या है, यांत्रिक पाचन है। पूछ लेना कि पित्त रस के द्वारा होने वाला पाचन कौन सा है, तो यांत्रिक पाचन है। ठीक है, तो कौन रासायनिक पाचन नहीं है, ए। क्या है रे, ये थोड़ा सा इधर कैसे आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट, ये देखिए भाई, लिखा है सर्वाधिक पाचन किस अंग में होता है। सर्वाधिक पाचन किस अंग में होता है, जब अपन ने पढ़ा था आमाशय, बड़ियां, छोटी आंत, मलाशय, किस में होता है, छोटी आंत में। किस में होता है, छोटी आंत के अंदर। और छोटी आंत में भी अगर पूछ ले तो कौन है रे, ग्रहणी है। कौन है, ग्रहणी। एक बात ध्यान रखना, ग्रहणी में सर्वाधिक रासायनिक पाचन होता है। रासायनिक पाचन का मतलब किसके द्वारा पाचन, एंजाइम्स के द्वारा पाचन। किसके द्वारा पाचन, एंजाइम्स के द्वारा पाचन। ठीक है, फिर नंबर 7 देखो, मानव शरीर में अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं। सर्वाधिक अवशोषण पूछा है, सर्वाधिक अवशोषण। देखो, छोटी आंत के 3 भाग, ग्रहणी, अग्र शुद्रांत और शुद्रांत। जो अग्र शुद्रांत है वहां पर सर्वाधिक क्या होता है, अवशोषण होता है। अग्र शुद्रांत में क्या होता है, सर्वाधिक अवशोषण होता है। ठीक है, ये देखिए रे, जेजुनम, इसका नाम क्या है, जेजुनम। देखो बायोलॉजी का है रे मैटर, तो थोड़ा सा क्या इंग्लिश के टर्म्स अपने को ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, वैसे आई एम ऑल्सो हिंदी मीडियम, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ। ठीक है, तो लेकिन देख देख के लिख लेते हैं, तो ध्यान रखना। अग्र शुद्धांत को क्या कहते हैं, जेजुनम। बात समझ में आ गई। सातवां देखो रे, ये कह रहा है आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, परंतु आमाशय स्वयं इनसे अप्रभावित रहता है। क्यों रहता है, आमाशय की प्रवृत्ति कैसी होती है, अम्लीय प्रवृत्ति होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है, अम्लीय। आमाशय से फिर कहां जाता है, छोटी आंत में, वहां इसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, क्षारीय। ठीक है ना। तो और यकृत के द्वारा जो एंजाइम स्रावित होते हैं, तो आमाशय खुद अप्रभावित होता है, क्योंकि आमाशय की जो दीवार होती है, जो ना भित्ति, उसमें क्या होती है, श्लेष्मा। क्या होती है, श्लेष्मा, उसके द्वारा सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो आमाशय की दीवारें श्लेष्मा द्वारा सुरक्षित रहती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत तगड़े सवाल है। ठीक है, अच्छे से अगर एक बार ध्यान लगा के देख लोगे ना, 1 से 2 बार, ठीक है ना, तो बेड़ा पार हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और बस मेहनत देख लो, 50-50 क्वेश्चन भी अगर बन रहे तो मैं हाथ से लिख के ला रहा हूँ, जहाँ कहीं से भी मिल रहे हैं। समय लगता है, एक 50 क्वेश्चन का वीडियो बनाने में कम से कम 3 घंटे तो मैटर बनाने में लग जाते। ये मेहनत मैं कर रहा हूँ अपने भाइयों के लिए, और भाइयों से ये अपेक्षा है, ठीक है ना, कि वो इस चैनल को इतना शेयर करे, ठीक है, कि पूरे राजस्थान में एक बार हर आदमी तक पहुंच जाए, रीट तक, यानी 2-4 दिन में। समझ में आ गया ना। करो इसको शेयर दबा कर, सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, ये कहता है जीवा एक पेशीय संरचना है जो किससे जुड़ी रहती है। पढ़ा था अपन ने, कौन है, फ्रेनुलम लिंगुअल। कौन है, फ्रेनुलम लिंगुअल। एपिग्लोटिस क्या होता है, घाटी ढक्कन होता है ना, स्वर यंत्र का आवरण होता है। ठीक है ना। लिंगामेंट क्या होते हैं, लिंगामेंट होते हैं जोड़। ठीक है ना, जो जॉइंट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, लिंगामेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है स्टार्च का पाचन कहां से प्रारंभ हो जाता है। स्टार्च का पाचन कहां से प्रारंभ हो जाता है, तो जब अपन अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी जब भोजन को मुख नाल में
प्रवेश करवाते हैं, वहीं से स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। लार के अंदर के एंजाइम स्टार्च का पाचन शुरू कर देते हैं। फिर यह कह रहा है कि लार जो है वो किसके पाचन में सहायक है। ठीक है, अभी जस्ट पढ़ा था, मुंह में किसका पाचन होता है, स्टार्च का, तो लार किसके पाचन में सहायक है, स्टार्च के पाचन में सहायक है। फिर नेक्स्ट है काइम। क्या है काइम? देखो रे, एक तो होता है बोलस, ठीक है, ये क्या होता है, भोजन प्लस लार। फिर एक होता है काइम, ये क्या होता है, भोजन प्लस गैस्ट्रिक स्राव। गैस्ट्रिक स्राव का मतलब आमाशयी स्राव। और एक होता है काइल, ये क्या होता है, भोजन प्लस अग्नाशयी स्राव। भोजन प्लस अग्नाशयी स्राव, ध्यान रखना। बोलस भोजन प्लस लार, काइम भोजन प्लस गैस्ट्रिक स्राव, और काइल भोजन प्लस अग्नाशयी स्राव। तो काइम, काइम का एक नाम और क्या है, चीमे। क्या नाम है, चीमे। क्या नाम है, चीमे। क्या नाम है, चीमे। भोजन व गैस्ट्रिक स्राव का मिश्रण, भोजन व लार का मिश्रण, भोजन व एंजाइम का मिश्रण। तो ध्यान रखना, भोजन और गैस्ट्रिक स्राव का मिश्रण। सवाल है रे 13वां, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है रे? तो आपको पता है स्तनधारियों के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत। अगर ये यहां पर स्तनधारियों में बड़ी ग्रंथि नहीं देकर अगर अंतःस्रावी ग्रंथि दे देता ना, सबसे बड़ी अंतःस्रावी, तो कौन सी हो जाती है, थायराइड। लेकिन इसका उत्तर क्या है, यकृत। क्या है, यकृत। ठीक है, उसके बाद नंबर 14 देखो, ये कह रहा है वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र होता है। वयस्क मनुष्य में, ये दंत सूत्र मैं आप लोगों को करवा चुका हूं ना, ठीक है। ये देखो, अपने ये लिखा था ICPM बटा ICPM, कर्तनक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ये ऊपर का जबड़ा, ये नीचे का जबड़ा, इंटू अपन ने 2 करे थे कि नहीं करे थे? इंटू अपन ने क्या करे थे, 2 करे थे। समझ में आ गई चीज? अब देखो, वयस्क मनुष्य में पूछा है रे, तो वयस्क मनुष्य का ICPM क्या होता है रे, 2 1 2 3 होता है। अगर बच्चों का पूछ ले तो ये रहा 2 1 0 2, ठीक है। ये नॉर्मल पूछा है, इंटू 2 वाला भी सही है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर ये पूछ ले, ठीक है ना, तो 10 से 17 वर्ष के बच्चे, छोटे बच्चे, वयस्क यानी 21 22, 10 से 17 तो 21 22 बटा 21 22। और ये होता है खरगोश का, किसका होता है, खरगोश दे क्यों, उसका होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, वयस्क मनुष्य का, ये रहा। अब अगर आपको पूछ ले कि भाई ऊपर के जबड़े में कौन कितना है, नीचे के जबड़े में कौन कितना है, तो यहां से आप आराम से बता सकते हो, ध्यान रखना, आराम से बता सकते हो। कर्तनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है। फिर है 15, कहीं रे आएगा नहीं। देखो, यह सवाल कह रहा है आहार नाल का भाग जो भोजन तथा श्वास के लिए उभयनिष्ठ पथ प्रदान करता है, ये वाला ग्रसी का बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। श्वसन के अंदर भी काम आता है और भोजन को अपने आहार नाल के अंदर पहुंचाने में भी काम में आता है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, ये कह रहा है छोटी आंत से भोजन आगे कहां जाता है। तो छोटी आंत से भोजन कहां जाएगा, बड़ी आंत में नहीं जाएगा क्या, है ना। और बड़ी आंत के 3 भाग होते रहे, एक तो होता है अंधनाल, एक होता है बृहदांत और एक होता है मलाशय। ये लो, ये क्रम वाइज है। तो अटूक छोटी आंत से कहां जाएगा, बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी किस भाग में, अंधनाल। अंधनाल को क्या कहते हैं, सीकम। बृहदांत को कोलन और मलाशय को रेक्टम। चलो नंबर 17, ये है 17वां सवाल। ये कह रहा है कि निम्न में से लार में कौन सा एंजाइम, फिर से बोल रहा हूं वो सारणी देख लेना, अच्छी तरह से याद करना, ऐसे सवाल आते हैं गलत नहीं होगा। लार में लाइसोजाइम
और एमाइलेज, फिर पेप्सिन या रेनिन। तो ध्यान रखना लार के अंदर लाइसोजाइम या एमिलेज दोनों पाए जाते हैं। लार के अंदर लाइसोजाइम या एमिलेज, एक बात बता दूं, ये होता है रे एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल कौन? लाइसोजाइम, यानी भोजन के साथ जो अवांछित जीवाणु प्रवेश करते हैं उनको मारता है। अपनी आंखों के अंदर भी होता है लाइसोजाइम, ध्यान रखना, ठीक है। 17वां हो गया। फिर है 18, ये कह रहा है HCl का स्राव किया जाता है आमाशय की ऑक्सिंटिक कोशिका। सिंपल है, क्यों टाइम खराब करे, कौन सी? ऑक्सिंटिक। फिर 19 क्वेश्चन, दूध प्रोटीन का पाचन कौन करता है रे? दूध प्रोटीन का, दूध में प्रोटीन होता कौन सा है भाई? कैसीन। कौन सा होता है? कैसीन। इसको किस में बदला जाता है? तो ध्यान रखना पेरा कैसिनेट में। किस में? पेरा कैसिनेट के अंदर। तो बदलता कौन है इसको? ठीक है, रेनिन। कौन बदलता है? रेनिन। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। फिर है 20, अग्नाशय में पायसीकृत वसा को किसके द्वारा डाइग्लिसराइड में पाचित किया जाता है? अग्नाशय में पायसीकृत वसा को किसके द्वारा डाइग्लिसराइड, किसके द्वारा डाइग्लिसराइड, अच्छा सवाल है, किया जाता है? लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या एमाइलेज। तो ध्यान रखना कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज एंजाइम पायसीकृत वसा को डाइग्लिसराइड में चेंज करता है। किसमें? डाइग्लिसराइड के अंदर पायसीकृत वसा को। कौन? लाइपेज एंजाइम, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखो रे, इन्वर्टेज एंजाइम पाया जाता है। इन्वर्टेज एंजाइम किसमें पाया जाता है? अग्नाशय, आमाशय, लिवर या छोटी आंत। कहां? अग्नाशय के अंदर। उस लिस्ट के अंदर देख लेना, ठीक है। सब दर्दों का इलाज वही है रे, ध्यान से उसको याद कर लेना, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, ये कह रहा है भाई प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है? प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? मुख गुहा, आमाशय, अग्नाशय, आंत्र। ध्यान रखना अग्नाशय। सर्वाधिक एंजाइम अगर कहीं से आते हैं तो कहां से आते रे? अग्नाशय से। कहां से आते हैं? अग्नाशय से। और अग्नाशय के जितने भी एंजाइम है सबका कार्यस्थल कहां है? छोटी आंत में। कहां है? छोटी आंत के अंदर, ठीक है ना। पूर्ण पाचन किसके द्वारा होता है? तो अग्नाशय के। अग्नाशय में पूर्ण पाचन नहीं होता तो छोटी आंत के अंदर। ये थोड़ा मिस्टेक है, कहां होता है? होता तो कहां है? छोटी आंत के अंदर ही होता है। और छोटी आंत के अंदर जो पूर्ण पाचन होता है ना, उसमें काम कौन आता है? अग्नाशयी रस, यानी एंजाइम जितने भी है वो उनका कार्यस्थल छोटी आंत है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कि यकृत का कार्य नहीं है, यकृत का कार्य नहीं है। पित्त का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायक निराविशीकरण या पित्त का संचय। पित्त का संचय करता है, निर्माण नहीं करता, ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय का मतलब क्या है? ग्लूकोज। उपापचय का मतलब क्या है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना। अगर पूछ ले, सवाल सीधा आ गया कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय। ध्यान रखना, निराविशीकरण यानी अपने शरीर के अंदर या रक्त के अंदर जो आविश के कण होते हैं उनको भी दूर कौन हटाता है? यकृत। और पित्त का संचय करना, ठीक है। 24वां सवाल क्या कह रहा है रे? 24वां सवाल कहता है कि लार का वह एंजाइम जो भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। अभी बताया था, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। कौन सा? लाइसोजाइम। अब ये कह रहा है कि ओहो, इसका सवाल कहां गया रे? एक मिनट हो, क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन कौन सा है ये? 25वां सवाल गायब होकर खाता में। एक मिनट। हाँ, कुछ नहीं है, सत्य कथन पहचानिए। सवाल क्या है? सत्य कथन पहचानिए, ठीक है। होता है कई बार
हम कहीं हैं कि आधी नींद में कहीं सुबह 3 बजे यार लिख उड़ा रहे हैं, तो कई बार हो जाता है गलत। ये देखो ना आप, मेहनत, अब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, पेज पेज लिखे हुए, ठीक है, तो कई बार हो जाता है ना, छोटी छोटी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है। सेनोरिटा नहीं रहे ने, अपन लोग ही हैं, ठीक है। तो देखो 25वां सवाल है रे। 25वां सवाल क्या कहता है कि सत्य कथन को पहचानो। कौन से कथन को पहचानो? सत्य कथन को। ये कह रहा है घास खाने वाले शाकाहारी में सेलुलोज पचाने के लिए शुद्रांत लंबी होती है। शाकाहारी घास फूस खाएंगे, सेलुलोज है। मांसाहारी की शुद्रांत छोटी होती है। शुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचक स्थल है। ये तीनों है ना, आप ऐसे कैसे रट लेना, क्योंकि इन तीनों को अलग अलग करके क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो घास खाने वालों के अंदर शुद्रांत लंबी, मांसाहारी में छोटी, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचक स्थल कौन है? शुद्रांत है। कौन है? शुद्रांत है। कौन है? शुद्रांत। छोटी आंत का भाग है रे शुद्रांत। पूर्ण पाचक स्थल किसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है। फिर है 26, गजब कर आता है सवाल गायब। 26वां केस देखो रे। 26वां सवाल ये कह रहा है कि अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है, ठीक है, तथा अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। कहां? छोटी आंत में। और अग्नाशय से स्रावित पित्त रस इस कार्य को करता है। पित्त रस अग्नाशय से थोड़ी स्रावित होता है, पित्त रस तो यकृत से होता है ना रे, खोटो होगा तो। शुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है। पित्त लवण उन्हें छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। बिल्कुल सही उत्तर है कौन सा? बी। कौन सा हो गया? बी। दिक्कत है, ठीक है, फोन को आड़ा करके देख लेना आप लोग। 27 देख ही लेना रे, छोड़ना मत इन सवालों को, फिर क्या हो गया रे, काश देख लेते। ये काश शब्द बहुत खराब है। 27 अग्नाशयी रस के बारे में सत्य कथन है। 27वां सवाल, ठीक है। 27वां सवाल ये कह रहा है इसमें प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है। इसमें वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम भी होता है। शुद्रांत की भित्ति से आंत्र रस स्रावित होता है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल, ये ध्यान रखना है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल, सीधा पूछ सकते हैं कि पाचन क्रिया में कौन किस में बदलता है, तो प्रोटीन एमिनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और वसा को वसा अम्ल में बदल देते हैं। तीनों से तीनों को याद करने हैं, तीनों को याद करने हैं, ठीक है। क्या इसमें प्रोटीन पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन, अग्नाशय के अंदर। वसा पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज, अग्नाशय के अंदर। और ये तो है ही, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, वसा को वसा अम्ल में, ठीक है। चारों सही थे रे। 28, हाँ भाई 28वां सवाल ये कह रहा है दंत क्षय से संबंधित सही कथन है। इनेमल का मृदुकरण और डेंटिन का मृदुकरण। ये मैंने बताया था कि दांतों के ऊपर की परत इनेमल और दांतों का खुद का पदार्थ क्या होता है? डेंटिन, ठीक है। और हाँ बस दोनों का मृदुकरण। मृदुकरण का मतलब क्या हो गया? दंत क्षय, यानी दांत धीरे 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 दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इनेमल और डेंटिन। उसके बाद इसकी कोशिका भी बताई थे रे, ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट कोशिका से बनता है एमिनोब्लास्ट। एमिनोब्लास्ट याद करो, लिखाए थे, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। सही कौन सा है रे? सी, ठीक है। फिर है 29, देखिए ये कह रहा है 29वां सवाल। 29वां सवाल ये कह रहा है कि पित्त, लवण तथा विटामिनों का अवशोषण कहां होता है? एक बात बताओ, अवशोषण अभी अपन ने पढ़ा था, सर्वाधिक कहां होता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत के अंदर भी कहां होता है? छोटी आंत के अंदर भी देखो, ग्रहणी में भी होता है, जिसे ग्रहणी के अंदर हो गया कैल्शियम और फेरस का, ठीक है, अग्र शुद्धांत है। जबकि शुद्धांत जो है ना, उसके अंदर पित्त, लवण और विटामिन। ध्यान रखना, पित्त, लवण और विटामिन का सर्वाधिक अवशोषण कहां होता है? शुद्रांत के अंदर होता है। कहां होता है? शुद्रांत के अंदर। अगर सिर्फ पूछ ले सर्वाधिक अवशोषण, सिर्फ इतना ही सवाल पूछ ले सर्वाधिक अवशोषण, तो अग्र शुद्रांत है। ग्रहणी पूछे तो कैल्शियम और फेरस,
शुद्रांत पूछे तो पित्त और विटामिन इनका अवशोषण होता है। केवल अवशोषण पूछे, सिर्फ और सिर्फ सर्वाधिक अवशोषण, इतनी लाइन आए तो अग्र शुद्धांत। कैल्शियम, फेरस ग्रहणी, सर्वाधिक अवशोषण शुद्रांत, लवण और पित्त लवण और विटामिन शुद्रांत। हाँ भाई, 30वां सवाल, मानव शरीर में ग्लूकोजन किस रूप में संग्रहित होता है? ये बता चुका हूं मैंने, पादपों के अंदर भी बताया था, पादप में मंड और जंतुओं में ग्लाइकोजन। ठीक है, चलो आगे। अधिक थकान के समय पेशियों में किसका संचयन होता है? श्वसन रो सवाल आएगा रे आज क्या हो रहा है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अधिक थकान के समय पेशियों में किसका संचयन होता है? लैक्टिक अम्ल का। किसका होता है? लैक्टिक। बताया था ना, अनोक्सी श्वसन के अंदर अपने कोशिकाओं जो पेशियां होती है, जब अपन अधिक दौड़ भाग करते हैं या व्यायाम करते हैं तो अपनी पेशियों के अंदर लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। ठीक है, गजब। रात चाय पीनी पड़ी लागे। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, ये कह रहा है रे, क्वेश्चन नंबर 32, किस अंग में भोजन का पाचन किण्वन से होता है? अच्छा सवाल है रे, किस अंग में भोजन का पाचन किण्वन से होता है? ध्यान रखना, बड़ी आंत। वैसे जनरली ये कहा जाता है बड़ी आंत में पाचन नहीं होता, लेकिन जो कुछ ऐसे जटिल पदार्थ बच जाते हैं उनका किण्वन से पाचन होता है बड़ी आंत में। ध्यान रखियो, किण्वन से पाचन कहां होता है? बड़ी आंत के अंदर, बड़ी आंत में किण्वन से पाचन, किण्वन से पाचन बड़ी आंत, याद कर लीजिए। ठीक है, 33, ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है रे कि आमाशय रस के अंदर क्या क्या होते हैं? आमाशय के अंदर पूछा रे, पेप्सिन, लाइपेज या रेनिन? हाँ, तीनों ही होते हैं। ट्रिप्सिन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, आमाशय में ट्रिप्सिन होता ही नहीं है। ठीक है, तो पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन आमाशय में। वो सारणी याद रखो, उस सारणी को याद कर लेना। ठीक है, 34। हाँ भाई, ये देखिए अभी सक्कस एंटेरिकस, अभी मैंने बोला ना क्या होता है? आंतरिक रस होता है, शुद्रांत और बड़ी आंत का संधि स्थल। देखो अगर सिर्फ संधि स्थल पूछे ना तो होगा रे सक्कस, और सक्कस एंटेरिकस पूछे तो आंतरिक रस। ये ध्यान रखना। ठीक है, सक्कस पूछे तो संधि स्थल किसका? शुद्रांत और बड़ी आंत का, और सक्कस एंटेरिकस पूछे तो आंतरिक रस। दोनों चीजें ध्यान रखना, दोनों चीजें ध्यान रखना। सक्कस, खाली सक्कस पूछे तो शुद्रांत और बड़ी आंत, शुद्रांत और बड़ी आंत का क्या है? संधि स्थल। ठीक है, और आहार नाल। और अगर सक्कस एंटेरिकस पूछे, भाई छोटी आंत, ग्रहणी, अग्र शुद्रांत, शुद्रांत, छोटी आंत का अंतिम पार्ट कौन है? शुद्रांत, उसके बाद कौन शुरू हो जाती है? बड़ी आंत। तो दोनों का जो संधि स्थल है उसको क्या कहते हैं? सक्कस। 35, अक्कल दाढ़ होती है, देखो पहली होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, चौथी। मतलब इसका नंबर कौन सा होता है? थे पूछने में पूछ ले रहे, अधीनस्थ बोर्ड है कि कह नहीं सका। ठीक है ना, पूछने में पूछ सकता है, अधीनस्थ बोर्ड है। अक्कल दाढ़ का नंबर कौन सा होता है? तीसरा। ध्यान रखना, तीजे नंबर कहीं आवे अक्कल दाढ़ आवे, 2 बार ठोकर खावे नहीं की नहीं समझ में, तीजी बार ठोकर खावे नहीं आदमी। एक बार ट्रैक्टर के पीछे पड़ा था, कहीं गाड़ी के पीछे, ट्रैक्टर के पीछे, क्या अक्कल है ना बादाम खाने से नहीं बचीड़ खाने से आती है। तो ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना, अच्छे से जम के तैयारी करो, निराश कभी मत होना जिंदगी में, है ना। हमेशा एक आशा की किरण जीवित रखना। आगे चलते हैं 36। ये कह रहा है मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग। उपापचयी अंग का मतलब सबसे ज्यादा उपापचयी क्रियाओं में कौन भाग ले रहा है या किसके द्वारा सबसे ज्यादा होती है? तो ध्यान रखना, यकृत। यकृत, आमाशय मति कर दी जो, पेट मति कर दी जो, यकृत, 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 उपापचयी क्रियाएं। ठीक है ना, कौन करता है? यकृत। स्टार्च, ये कह रहा है, हाँ भाई 37, ये कह रहा है स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता। अभी पढ़ा था ना रे अपन ने, जस्ट पढ़ा था, स्टार्च को ग्लूकोज में कौन बदलता है? एमिलेज नहीं बदलता क्या? अभी पढ़ा था।
स्टार्च को ग्लूकोज में कौन बदलता है? एमिलेज बदलता है। स्टार्च को ग्लूकोज में कौन बदलता है? एमिलेज बदलता है। फिर वो सारणी, ठीक है, काम की है इसलिए मैंने फोटो खींच के डाली है। तो उस सारणी को एक होता क्या है, और वो पूरा सब कुछ उसमें एक ही जगह पे दिया हुआ है, तो अपने लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो उसको कहीं लिख लेना साइड में कोने में, या पेज पे लिख के दीवार पे पेस्ट कर देना, चिपका देना, ताकि सुबह उठो तो दिखे, शाम हुआ तो दिखे। इस प्रकार से कुछ अरेंजमेंट कर देना, ठीक है। 38, हाँ भाई 38वां सवाल अपने से ये कह रहा है कि ट्रिप्सिन एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करेगा, यानी कौन सी प्रक्रिया में ट्रिप्सिन जो है वो उत्प्रेरक का काम करेगा। तो प्रोटीन को पेप्टोन में जब बदलेगा तो, प्रोटीन पेप्टाइड में बदलेगा तब, प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदलेगा तब। इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लीजिए, ध्यान रख लेना कि जब प्रोटीन पेप्टाइड में बदलता है, जब प्रोटीन पेप्टाइड में बदलता है तो ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का काम करता है। प्रोटीन पेप्टाइड में बदलता है तो ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है। अब देखो रे, भोजन प्रायः किसमें पचता है? सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहां होता है? छोटी आंत में। कहां होता है रे? छोटी आंत में। सिंपल सवाल है। हाँ रे, आ गया देखो, सर्वाधिक रासायनिक पाचन कहां होता है? अभी बताया था, छोटी आंत का प्राथमिक भाग ग्रहणी। सर्वाधिक रासायनिक पाचन कहां होता है? ग्रहणी के अंदर, ठीक है। ये कह रहा है लैक्टोज बना होता रे ग्लूकोजन फ्रक्टोज से, ग्लूकोजन ग्लूकोज से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। तो किससे बनता है रे? लैक्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ध्यान रखना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से कौन बनता है? लैक्टोज बनता है। कौन बनता है? लैक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से कौन बनता है? लैक्टोज बनता है, लैक्टोज। हाँ भाई 4200 सवाल का कह रहे, देखो ये कह रहा है कि स्टार्च पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? क्या है स्टार्च पाचन का? अभी बताया था मैंने, अंतिम उत्पाद क्या होता है स्टार्च पाचन का? ग्लूकोज ही तो बनता है अपने शरीर में सबसे। भाई मेन चीज क्या बन रही है? ग्लूकोज नहीं बन रही क्या? तो स्टार्च पाचन का, स्टार्च का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है, और उसका अंतिम उत्पाद क्या है? पचता 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 लास्ट में क्या बनेगा? ग्लूकोज। फिर है 43, पाचन में प्रोटीन बदल जाता है। मैंने भी बताया कि इन चीज को याद कर लेना। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो अम्ल में, वसा अम्ल में। तो प्रोटीन किस में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में बदल जाता है। प्रोटीन किस में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में बदल जाता है, ठीक है। नंबर 44, कुफ्फर कोशिकाएं होती है। कुफ्फर कोशिकाएं होती है। कुफ्फर कोशिकाएं होती है। कहां होती है? यकृत के अंदर। ध्यान रखना, ये जो कुफ्फर कोशिकाएं हैं ये यकृत की प्राथमिक प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती है। यकृत की प्राथमिक प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती है। ध्यान रखना, यकृत की प्राथमिक प्रतिरक्षी कोशिकाएं कौन होती है? कुफ्फर कोशिकाएं। कौन होती है? कुफ्फर कोशिकाएं। ध्यान रखना, कुफ्फर कोशिकाएं किसकी प्राथमिक प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती है? तो यकृत की। किसकी होती है? यकृत की। जिह्वा पर पाए जाने वाले स्वादांकुर कहलाते हैं। लिखाया मैंने आप लोगों को, जब पाचन तंत्र पढ़ाया था, क्या कहते रे? पेपीला। क्या कहते हैं? पेपीला कहते हैं, नहीं कहते हैं, ठीक है। फिर ये देखो रे, नेज कारक का क्या कार्य है? ये भी मैंने आपको लिखाया है नोट्स के अंदर। नेज कारक का कार्य विटामिन B2 का अवशोषण, A का अवशोषण, B12 का अवशोषण, विटामिन E का अवशोषण। किसका अवशोषण होता है भैया? विटामिन B12 का अवशोषण करता है कौन? नेज कारक। कौन करता है? नेज कारक। 47, ये कह रहा है ग्लाइकोजेनेसिस अभिक्रिया कौन सी है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में, ग्लूकोज का माल्टोज में, माल्टोज का फ्रक्टोज में। ये दोनों अलग से स्पेशल नाम लिखाए थे मैंने,
तो ग्लाइकोजेनेसिस बोले तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है, और जब रक्त में शर्करा की कमी आती है तो इसकी उल्टी प्रोसेस होती रहे, वापस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलता है। अगला सवाल यही है, देखो ग्लाइकोजेनेसिस बताया था विपरीत प्रोसेस होती है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, ग्लाइकोजेनोलिसिस। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखना, दी बेस्ट क्वेश्चन है। इतना मैटर एक जगह नहीं मिलेगा, भले कोई गाइड ले लो, भले कोई ऐप ले लो, भले कोई यूट्यूब चैनल देख लो, कहीं इतना मैटर एक साथ एक जगह नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा हूं अच्छे से अच्छे इसको पढ़ो। ठीक है, जितना हो सके अपने यार दोस्तों के साथ करो शेयर, उनका भी भला हो जाएगा, होगा पक्का होगा, क्योंकि साफ मन से शुरू किया हुआ कार्य कभी विफल नहीं जाता। समझ में आ गया ना चीज, तो बड़ा धमाकेदार तरीके से इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।